अनमोल, बेटा अनमोल, मैं कब से तुझे याद कर रही थी बेटा। आ जा मेरे पास, चल मेरे साथ चल, मेरे साथ रहना बेटा। नमस्कार दोस्तों। अभी से कुछ समय पहले की बात है। अनमोल नाम का लड़का पटना में रहकर कुछ काम करता था। एक दिन उसको मौका मिला कि वो अपने घर जाए। रामपुर के पास एक छोटे से गांव में उसका घर था। वो बस से जा रहा था और इसी जर्नी के दौरान उसके साथ कुछ ऐसी भूतिया घटनाएं घट गई कि जिसकी कहानी आप सुनेंगे तो आज कांप उठेंगे। आइए जिया की जुबानी उसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी फुल डिटेल में जानते हैं। ये जो घटना घटी ना, अनमोल नाम के लड़के के साथ घटी, जो कि उत्तर प्रदेश के रामपुर शहर से थोड़ी दूर एक छोटे से गांव से बिलोंग करता था। और ये हमेशा से पटना का रहने वाला नहीं था या पटना में ही काम नहीं किया करता था। जब इसके साथ ये घटना घटी थी ना, उस समय पर इसकी उम्र यही 19-20 साल करीब रही होगी। लेकिन सबसे पहले हमें अनमोल की ज़िंदगी के बारे में जानना पड़ेगा, तभी हम इस कहानी को, इस घटना को डिटेल में समझ सकते हैं। अनमोल जब बहुत छोटा हुआ करता था, यही 13-14 साल का, तभी अचानक से उसकी मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। बहुत टाइम से तबीयत ख़राब थी। बहुत ट्रीटमेंट भी चालू था, हर जगह से, बड़े बड़े शहर से, रामपुर से, हर जगह से चालू था। लेकिन उसकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं हो पा रही थी। और ये लोग इतने ज़्यादा अमीर नहीं थे कि कहीं बहुत दूर लेके जाएं और ठीक करवा लें। तो ऐसी तबीयत ख़राब रहते रहते अचानक से इसकी मम्मी एक दिन ख़त्म हो जाती है। जब इसकी मम्मी ख़त्म होती है, पूरे घर में एक, बोलते हैं ना कि वैसा मनुष्यत वाला माहौल छा जाता है। क्योंकि सिर्फ 13-14 साल का है अपना अनमोल। उसके पापा हैं घर पे, उसके दादा और दादी। दादा दादी की उम्र भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। जो इसके पापा पैदा हुए थे ना दादा दादी से, वो उनकी ज़्यादा उम्र में पैदा हुए थे। शादी के बहुत साल बाद कोई बच्चे नहीं हो रहे थे। और ये भी अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था अनमोल भी। तो इसको भी बिल्कुल कम पैसे थे इनके घर पे, बिल्कुल गरीबी से रहते थे। लेकिन फिर भी अनमोल को एक बार भी जाहिर नहीं होने देते थे कि तू हमारे घर में पला बड़ा है, तू हमारे घर में बड़ा हो रहा है। जो भी मांगता था, जो भी डिमांड करता था, हर चीज़ उसको दी जाती थी अनमोल को। लेकिन अब उसकी मम्मी ख़त्म हो गई है, माहौल ही बिल्कुल डिफरेंट हो गया है घर का। बहुत ज़्यादा रोना धोना, ये भी अब थोड़ा परेशान रहने लगा था, अपनी मम्मी को याद करता था। धीरे धीरे करते करते आसपास गांव के लोग, इसके रिश्तेदार लोग सब इसके पापा को चढ़ाने लगे, बोलने लगे कि देखो शादी कर लो, माँ बाप इतने बूढ़े हैं, उनका ख्याल कौन रखेगा, तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा, और तुमको शादी कर लेना चाहिए, आगे की ज़िंदगी बहुत लंबी चौड़ी है। तो बहुत लोग चढ़ाने बढ़ाने के बाद अनमोल के पापा शादी कर लेते हैं। जब शादी करके अनमोल की दूसरी मम्मी आती है, और उसी टाइम पर अनमोल जो दूसरी मम्मी आई थी ना, उनके ही भाई हैं जो कि पटना में काम किया करते थे। उनका एक दुकान था, कपड़ों का दुकान था। तो अनमोल की दूसरी मम्मी ने क्या बोली थी कि अनमोल चाहे तो पटना में रह के पढ़ाई लिखाई कर सकता है और वहाँ दुकान में भी काम वाम कर सकता है, और उसका पॉकेट मनी भी हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई भी चल जाएगा। तो जब ऐसा सुनता है वो, तो उसको भी ऐसा लगता है कि हाँ, मुझे चले जाना चाहिए। मुझे जाके अगर काम भी करूँगा, पढ़ाई भी करूँगा, तो सब साथ में अपनी ज़िंदगी अलग तरह से संवार लूँगा कैसे भी करके। और यहाँ गांव में बैठा रहा तो मैं ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। तो वो अपने मामा के साथ पटना चले जाता है। अभी यहाँ पे बचता है कौन? उसकी दूसरी मम्मी, पापा और दादा दादी, 4 लोग हैं घर पे। वो चला तो गया पटना काम करने के लिए, लेकिन वहाँ पर उसको पढ़ाई करने को टाइम ही नहीं मिल रहा है। क्योंकि वो दुकान में पूरे टाइम उसको काम करना पड़ रहा है। कभी साड़ियाँ कपड़े जो भी निकल रहे हैं, उनको कभी फोल्ड करके रखना है, कभी निकाल के दिखाना है, कभी कुछ करना है, कभी कुछ करना है। इस चक्कर में ना ही उसका एडमिशन कराया जाता और ना ही वो पढ़ाई लिखाई कर पाता है, पढ़ाई लिखाई कर ही नहीं पाता है। वो वहाँ पर काम में अटक के रह जाता है। और धीरे धीरे करते करते साल निकलते हैं, दिन निकलते हैं, और अब अनमोल 19-20 साल का हो गया है। और अभी भी वो बिना पढ़ाई लिखाई किए वही दुकान में वैसा ही काम कर रहा था। कपड़े निकालना, दिखाना, रखना, फोल्ड करना, वही वाला काम कर रहा था। और वो अपनी इस ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा खुश तो नहीं था। खुश नहीं बोल सकते, क्योंकि उसकी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ाई लिखाई करूँगा और बड़े शहर में कोई अच्छा सा बड़ा सा जॉब करूँगा। उसकी मम्मी भी यही चाहती थी। लेकिन अब मजबूरी मजबूरी इंसान के साथ कुछ भी करवा देती है। अब बेचारा वैसे ही अपना काम कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, उठ रहा है, वैसे उसकी ज़िंदगी कट रही है।
तभी अचानक से, ये काफ़ी साल पहले की बात है, उसके पापा का फ़ोन आता है। उसके पास इतना छोटा वाला फ़ोन था एक सेकंड हैंड का, उसके मामा ने उसको पुराना फ़ोन हो गया था वो दिए थे, बटन वाला फ़ोन था। तो उसको दिए थे तो उसके पापा उसको फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि बेटा देख, मेरी भी कुछ टाइम से बहुत तबीयत ख़राब चल रही है और दादी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। ऐसा लग रहा है उनका आखिरी टाइम चल रहा है और तुझे देखने के लिए बहुत बुला रही हैं और तुझे बहुत याद कर रही हैं। जो इसकी दूसरी मम्मी है ना, उनका कोई बच्चा नहीं हुआ है। शायद इनके घर पे बच्चे नहीं होते थे इतने ज़्यादा, तभी तो ये इसके पापा भी इकलौते थे, ये भी इकलौता ही था। तो इसकी दादी इसको बहुत ज़्यादा याद कर रही थी। अनमोल बोलता है क्या बात कर रहे हो, दादी की तबीयत ख़राब है, ऐसा मत बोलो, मैं आता हूँ मैं दादी से मिलने के लिए। ये अपने उस मामा से बात करता है, दूसरे वाले मामा से, जो इसकी सेकंड मम्मी के भाई थे वो, उनसे बोलता है कि दादी की बहुत तबीयत ख़राब है, आप कुछ टाइम तक किसी और से काम करवा लो, मैं कुछ दिनों के लिए गांव जाना चाहता हूँ, दादी को देख लूँगा, पापा का भी थोड़ा दवाई ववाई करवा दूँगा, उसके बाद वापस से मैं काम पे लौट आऊँगा। मामा बोलते हैं कि ठीक है जाओ, जब सबकी तबीयत ख़राब है देखना ज़रूरी है, थोड़े पैसे वैसे देते हैं उसको कि ये दवाई पानी में लगा लेना और अपना आना जाने का तुम्हारा भाड़ा किराया भी दे रहा हूँ, इससे तुम आना जाना कर लोगे। अब अनमोल मस्त पैसे लेके अपना पैकिंग वैकिंग करके पटना से ट्रेन पकड़ता है रामपुर जाने के लिए, रामपुर शहर। क्या था कि ये जनरल डब्बे में ही बैठा हुआ था। अब इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे कि ये स्लीपर सेकंड क्लास या थर्ड क्लास ढूंढेगा, स्लीपर भी नहीं ढूंढ सकते, इसलिए जनरल में बैठा हुआ है। और अपना जो पैसा है पूरा का पूरा पैसा वो पर्स में डाल के अपने जेब में डाला हुआ है और मस्त ये वहाँ से पटना से निकल गया और थोड़ा बहुत कुछ खाया पिया खरीदा। और इसकी ट्रेन काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा लेट, क्योंकि ये ठंड वाला टाइम चल रहा था। तो ठंड वाले टाइम में कई बार ट्रेनें से, लोकल ट्रेनें या जो भी ट्रेनें हो, 2 4 5 घंटे लेट हो ही जाती है। काफ़ी ज़्यादा इसकी ट्रेन लेट हो गई है। इसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या टाइम पे रामपुर पहुंच पाऊंगा और वहां से मुझे कोई साधन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैसा क्या करूंगा। मेरा गांव भी एकदम छोटा सा गांव है, वहां तक रामपुर शहर से मैं कैसे जाऊंगा। इसी दिमाग में सब कुछ बहुत चल रहा है, लेकिन कैसे से करते करते अब सोचता है कि अब कर भी क्या सकता हूँ। आखिरी स्टॉप वही है, रामपुर शहर का स्टेशन ही। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं काम करता हूँ, ऐसे ही बैठे बैठे थोड़ा सोने की कोशिश करता हूँ। 1 2 घंटे आराम करूँगा तो सर जो बहुत दुख रहा है, सर दुखना थोड़ा आराम होगा। उसका सर दुखने लगा तो टेंशन के मारे कि पता नहीं दादी कैसी हालत होगी, पापा कैसी हालत होगी। और वो एक झपकी मारता है और झपकी मारने के बाद अचानक से उसकी आँख खुलती है तो बस लोग अपना सामान वामान उठा रहे हैं, शायद रामपुर स्टेशन आने ही वाला है और काफ़ी रात का टाइम हो गया है। अपने वो छोटे से फ़ोन में देखता है टाइम, तो रात के लगभग 11 बजे का टाइम हो गया है। अब इसको टेंशन कि मैं क्या करूँगा, कैसे क्या करूँगा। अभी तो स्टेशन आया भी नहीं है, अभी उससे पहले लोग खड़े हो रहे हैं, लेकिन आते आते पता नहीं कितने टाइम तक स्टेशन पहुँचेगा ये ट्रेन। तो ये वैसे ही उठ गया अपना भी सामान वामान लेके, और ये जो भी बैग रखा था वो लेके उठ गया और 11:30 पौने 12 होते होते रामपुर स्टेशन वो ट्रेन पहुँचा देती है। आज से काफ़ी साल पहले की बात है, तो इतनी ज़्यादा भीड़ स्टेशन पे उस टाइम पे नहीं हुआ करती थी, कम ही भीड़ हुआ करती थी। कोई भी स्टेशन, बड़े स्टेशन भी हो छोटे स्टेशन भी हो, हर जगह थोड़ी कम ही भीड़ हुआ करती थी। ये उस स्टेशन पे उतरता है और उतर के अब ये बाहर साइड जाता है। 1 2 रिक्शा वाले लोग थे जो बाहर खड़े थे, वो उनसे बोलता है कि आप ये गांव चलोगे। तो रिक्शा वाला बोलता है कि नहीं नहीं, मैं उतना दूर तो नहीं जाऊंगा, यहीं नज़दीक तक जाऊंगा और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, हड्डियाँ कुकड़ने वाली ठंड हो रही है, तो मैं तो नहीं जा सकता वो गांव, तुम किसी और से बात कर लो। ये इसको टेंशन हो रही है कि यार कोई ऑटो वाला भी नहीं है, कोई साधन नहीं है, मैं जाऊंगा कैसे घर पे। इसको तभी ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ी प्यास लग रही है। वो अपना पर्स निकालता है और जो दुकान है पानी का वहाँ पे पहुँचता है और स्टेशन पे ही, और बोलता है कि पानी दे दो। ये पर्स निकालता है, पर्स में 1 भी रुपए नहीं है, 1 भी रुपए उसके पर्स में नहीं है। उसका पूरा पर्स खाली हो चुका है, सिर्फ एक 10 की पुरानी नोट है जो अंदर कहीं पर्स के अंदर चिपकी होगी, वही है नोट। कहाँ चले गए भागे पैसे? इसके पैसे है ही नहीं। अब ये अपने सर पे हाथ रखता है और वहीं पर स्टेशन के पास ही बैठ जाता है टेंशन में कि मेरे सारे के सारे पैसे गए कहाँ, मेरे पैसे कहाँ चले गए। उसको बहुत टेंशन होती है, बहुत रोता भी है बैठ के, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। और 1 2 लोग जो आए भी थे वो देख के उसको बिना कुछ बोले चले जाते हैं। वो रो रहा है बैठ के, तभी उसके दिमाग में अचानक से आता है कि
शायद मैं सो रहा था और सोते टाइम ही किसी ने मेरे पर्स से पैसे निकाल लिया और पर्स मेरे जेब में डाल दिया। अब इसकी रो रो के बुरी हालत हो गई एकदम, बहुत ही बुरी तरह से रो रहा, समझ नहीं पा रहा कि मैं घर तक कैसे पहुंचूंगा। 10 रुपये मेरे इतने दूर गांव कोई थोड़ी मुझे पहुंचाएगा, मैं क्या करूंगा। वो रोते रोते थोड़ा सा स्टेशन से बाहर वाले एरिया में निकलता है और ऑटो वालों से बोलता है, एक दो थे कि आप ले चलो, आपको ज़्यादा पैसे दे देंगे, हमारे गाँव तक ले चलो और पापा से मैं पैसे आपको ज़्यादा 100-200 ज़्यादा ही दिलवा दूंगा। उस ज़माने में बोल रहा 100-200 ज़्यादा दिलवा दूंगा, तो आप प्लीज़ ले चलो, मेरा घर जाना ज़रूरी है, मेरा गाँव यहाँ से बहुत दूर है, मैं पैदल नहीं जा सकता, बहुत ज़्यादा ठंड है। लेकिन कोई रेडी नहीं हो रहा है उतने दूर जाने के लिए। तभी अचानक से उसे एक बूढ़ा आदमी उसके सामने से आता हुआ दिखाई देता है, जो कि शायद कचरा उचरा बीनता था, वैसा वाला बूढ़ा आदमी। ये उस बूढ़े आदमी को देखता है और अभी भी वो रो ही रहा था, उसकी आंख से आंसू निकल रहे थे। बूढ़ा आदमी इसके पास आता और बोलता है, क्या हुआ बचवा, रो क्यों रहे हो। ये बोलता है कि कुछ नहीं, आप जाओ अपना काम करो। बोलता है, बोला बबुआ रो क्यों रहे हो। ये बोलता है कि मेरे पैसे पूरे चोरी हो गए हैं ट्रेन में और मेरा गांव यहाँ से बहुत दूर है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कोई ऑटो वाले कोई रिक्शा वाले लेके जाने की बात नहीं कर रहे हैं, मैं कैसे अपने गाँव जाऊँगा इतनी ठंड में। तो बूढ़ा आदमी बोलता है कि देखो, यहाँ से दूर थोड़ी एक गली से जाओगे ना, दूर दूसरा रोड, एक पतली सी रोड पड़ेगी, वहाँ पे कई बार जब बसें लेट होती है तो बस स्टैंड है, वहाँ से निकलती है, लेकिन कुछ भी हो जाए 12:17 वाला बस मत लेना। बाकी बस तुम्हारे गांव तक जाएगी कि नहीं पता मुझे, क्योंकि छोटे छोटे गांव में इतनी बसें रात भर नहीं चलती हैं, लेकिन एक बार तुम कोशिश कर सकते हो, 12:17 वाली बस मत लेना बस। ये बोलते हैं, क्यों 12:17 वाली बस नहीं लूँगा। वो बूढ़ा सा आदमी एक मुस्कुराहट देता है और मुस्कुराहट दे के बोलता है, अगर जिंदा बचना है तो 12:17 वाली बस मत लेना। इसको लगता है कि शायद इसका दिमाग थोड़ा ख़राब होगा, कुछ सोच नहीं पा रहा होगा। वैसे भी ये आदमी बूढ़ा सा है, ऐसे लोगों का दिमाग थोड़ा सा फिर जाता है। वो बोलता है, ठीक है दादाजी, मैं जाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। ये उसी गली कोचे से होते हुए और दूसरे रोड की तरफ जाता और पतली सी रोड की तरफ जहाँ पे वो बूढ़े अंकल ने बताए थे वहाँ तक जाता है। और एक पुराना सा छोटा सा बस स्टैंड था। बस स्टैंड क्या ही बोलोगे, छोटा सा एक चबूतरा बना हुआ है और जो बस का निशान रहता है ना छोटा सा, वो बना हुआ है, बाकी प्रॉपर बस स्टैंड नहीं है। और वहाँ पे वो जाता है, क्योंकि वो फेमस रामपुर का बस स्टैंड नहीं था, वो दूसरी गली कोचे वाला दूसरे रोड वाला बस स्टैंड था, इसीलिए वो ऐसा दिखाई दे रहा था। वो सोचता है कि अगर मैं वो वाले बस स्टैंड में जाता भी तो मैं क्या ही कर लेता, ऐसे हर बस थोड़ी मेरे गांव में जाती है, एक सुबह आती है और एक शाम के 6-7 बजे करीब आती है, उसके अलावा कोई बस मेरे गांव नहीं जाती, मैं क्या कर लेता। मैं ये दूसरी बस से कोशिश तो कर सकता हूँ कम से कम। वहीं पे खड़ा ही है अभी, अचानक से उसे एक बस की पोंपो पोंपो करके आवाज़ सुनाई देती है। कोहरे से होते हुए एक बस उसको आते हुए दिखाई देती है और वो बस आती है और उस बस के ऊपर नंबर लिखा हुआ था 17 नंबर बस लिखा हुआ था। और उसके पास आती है और आके वहीं पर रुक जाती है। ये देखता है, काफ़ी पुरानी सी बस दिखाई दे रही है, खटारा टाइप की, सफ़ेद पेंट भी उसका उड़ा हुआ है, उसके नंबर भी, बस का नाम तक उड़ा हुआ है, खाली 17 नंबर एक बस का दिखाई दे रहा है। उसको जब बस के अंदर देखता है ना, तो कुछ लोग बैठे हुए दिखाई तो देते हैं। कुछ लोग सोचता है कि कोई बात नहीं, मैं बस के अंदर जाता हूँ और कंडक्टर से पूछ लूँगा क्या मेरे गांव तक ये बस जाएगी या थोड़ा नज़दीक तक भी जाएगी, तो मैं दूसरे गांव उतर के अपने गांव पैदल ही निकल जाऊँगा। ऐसा ही ये करता है और बस के अंदर बैठ जाता है। जैसे ही बस के अंदर बैठता है और दूसरे लोगों को देखता है, कुल 12-13 लोग उस बस में बैठे होंगे और 12-13 लोग ना एकदम चुपचाप शांति से बैठे हुए हैं, ना ही कोई किसी से बात कर रहा है, ना ही कुछ कर रहा है। एक औरत है जो पीछे सीट पे एक बच्चे को लेके बैठे हुए, बच्चा भी रो नहीं रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, औरत भी चुपचाप ऐसे आगे साइड देख रही है, बैठी हुई है। जो ड्राइवर है वो पूरी तरह से बस को ऐसे एकदम कड़क होकर बैठा और बस चला रहा है, कोई रिएक्शन, कुछ मूवमेंट इतनी नहीं है। जब बस कंडक्टर इसके पास आता है, ये बस कंडक्टर से पूछता है, अरे भैया ये गांव जाएगी क्या ये बस। बस कंडक्टर कुछ नहीं बोलता है, ये बोलता है, अरे भैया जाएगी तो टिकट काट दो, 10 रुपये ही है मेरे पास, और उससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता कि बस की टिकट का पैसा लगता होगा। वो जो कंडक्टर है ना, बिना इसको कुछ बोले, इसकी तरफ बिना देखे ऐसे टिकट फाड़ता है, इसको दे देता है। ये टिकट अपने जेब में डाल लेता है
और बैठा हुआ है। बस चल रही है। अलग ही घनघोर बाहर कोहरे वाला माहौल फैला हुआ है, ठंड फैला हुआ है। तभी अचानक से बस के अंदर ये बैठा था ना, ठंड कम लग रही थी। अचानक से टेम्परेचर एकदम ही ज़्यादा डाउन हो जाता है, जैसे कि माइनस में पहुंच गया हो। इतना टेम्परेचर डाउन होता है और इसको बहुत ही ज़्यादा हड्डियाँ कुकड़ने वाली ठंड लगने लगती है। इतनी ठंड लगने लगती है कि ये जैसे ज़ोरों से कांपने लगता है और खुद को ऐसे बचाने की कोशिश करने लगता है कि इतनी ठंड क्यों पड़ रही है, ये क्या हो रहा है। तभी अचानक से बस पोंपो पोंपो करते हुए रुकती है। ये बाहर देखता है तो इसको वो जगह बहुत देखी देखी पहचाने पहचान लग रही थी। बाहर दिखता सोचता है कि ये वही जगह तो नहीं है जहाँ से मैं चढ़ा था, ये वही जगह लग रही है मुझे। देखता है बस रुकी लेकिन कोई चढ़ा नहीं। अभी वो देख ही रहा है कोई चढ़ा नहीं, तभी अचानक से किसी कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा लगता है कि बस थोड़ी सी धसी है, जिस तरफ से कोई चढ़ा है उस तरफ बस थोड़ी सी धस गई है और अंदर कोई चढ़ा है और चढ़ के कोई उसके पैर की आवाज़ टप 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 कर पैर की आवाज़ हो रही है और वो पीछे साइड गया, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। ये इसके लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। और जब अपने मोबाइल में टाइम देखता है तो टाइम 12:17 का हो रहा था। अब इसको समझ में ही नहीं आ रहा है। वापस से बस दंदनाते हुए चलती है, ठंड कोहरे को चीरते हुए वापस से कुछ टाइम तक चलती है, 15-20 मिनट तक। उसके बाद वापस से अपने फ़ोन में टाइम देखता है कहाँ तक पहुँचा, तो क्या पाता है अभी भी 12:17 ही हो रहा है। वापस से बाहर देखता है तो उसको वही जगह दिखाई दे रही है जहाँ पे वो बस के अंदर चढ़ा था, जिस जगह से, जिस बस स्टैंड से। अब ही इसका दिमाग काम करना बंद कर दिया। वापस से 10-15 मिनट बीत गए, फिर से टाइम देखता है 12:17 हो रहा है और जगह वही दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा घबराने लगता है और जो अभी तक हड्डियों को कुकड़ाने वाली ठंड पड़ रही थी वहाँ पे उसको पसीना आने लगता है, बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से घबरा जाता है, अजीब सा काँपने लगता है। तभी अचानक से उसके बाजू में बैठा हुआ एक बूढ़ा सा आदमी बोलता है, क्या बबुआ, नए हो क्या तुम पहली बार बैठे हो लग रहा है इस बस में। ये बोलता है हाँ हाँ, खाली इतना ही बोलता है हाँ। वो बूढ़ा आदमी बोलता है, बबुआ देखो, पीछे से कोई आवाज़ लगाए या पीछे तुम्हारा कोई नाम पुकारे तो पीछे बिल्कुल भी मुड़कर मत देखना। अगर पीछे मुड़ के देखोगे तो जिंदा नहीं बचोगे। इसकी मानो हड्डियाँ तक कांपने लगी, अंदर से बहुत तेज घबरा जाता है। और वो आदमी ब्लैंक फेस के साथ ऐसी बात कर रहा था, उसको अब उसके दिमाग में हिट करता है। उसको ऐसा लगता है कि हो ना हो मैं भूतिया बस में बैठ गया हूँ और ये लोग जो बैठे थे अजीब से भूत टाइप के स्टैचू बन के, वो शायद नॉर्मल लोग थे ही नहीं। अब इसको रियलाइजेशन होता है ऐसा, तभी अचानक से इसके पीछे से आवाज़ सुनाई देती है, अनमोल, बेटा अनमोल, मैं कब से तुझे याद कर रही थी बेटा, आजा मेरे पास, चल मेरे साथ चल, मेरे साथ रहना बेटा। ये आवाज़ इसकी मम्मी की आवाज़ थी। ये शॉक हो जाता है कि मेरी मम्मी तो आज से इतने साल पहले ख़त्म हो गई थी, मेरी आंखों के सामने ख़त्म हुई थी। मेरी मम्मी की आवाज़ नहीं हो सकती, मुझे कोई भ्रम जाल में फंसा रहा है, मेरे साथ कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है, मेरी मम्मी नहीं हो सकती है। ये रोने लगता है ज़ोर ज़ोर से। तभी अचानक से आगे सामने देख ही रहा होता है, पीछे नहीं देख रहा होता, उसकी मम्मी की आवाज़ नॉन स्टॉप पीछे से आ रही है। इसकी मम्मी की रोने की आवाज़ आ रही है, लेकिन ये पीछे मुड़ के नहीं देख रहा है। जैसे से आगे देख ही रहा होता है, उसको वही जगह दिखाई दे रही है। अचानक से ड्राइवर जो बस चला रहा था ना, उसकी मुंडी ऐसे इसकी तरफ मुड़ती है, पूरी तरह से इसके पीछे मुड़ के दिखाई देती है। उसका जो शक्ल है ना, उसकी शक्ल पूरे कंकाल जैसी है। उसकी शक्ल में एक बूंद भी मांस या कुछ भी नहीं है और अजीब सा खौफनाक सा दिखाई दे रहा है। और जो अंदर के लोग हैं ना, वो बढ़ते 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 इसके पास आते हैं और इसको ऐसा लगता है कि ये लोग इंसानी लोग नहीं है, सोच ही रहा हो। तभी अचानक से वो कंकाल से मांस के चिथड़े में बदल जाते हैं और इतनी ज़्यादा खौफनाक दिखाई दे रहे थे कि ये मानो बेहोश सा होने वाला था। इसको लग रहा था कि अब मैं ज़िंदा नहीं बचूंगा, ये सारे भूत प्रेत मुझे मिलके मार डालेंगे। अचानक से वो मन में अपनी कुल देवी का नाम लेता है और बोलता है, माता मुझे बचा लो, आखिरी बार मुझे बचा लो। और आँख बंद करता है, उसके सामने सब कुछ अंधेरा। अचानक से उसकी आँख खुलती है, उसके मुँह पे कोई पानी मार रहा है। आँख खुलती है तो देखता है
ये तो रोशनी हो गई है, दिन का माहौल है। वो क्या पाता है, एक हवलदार सर हैं जो उसके मुंह पे पानी मार रहे हैं, और ये हवलदार सर को देखता है और देख के वो रोने लगता है। बोलता है सर सर वो भूत मुझे मार डालते, मैं कैसे कैसे बचा हूँ। बस वो नॉर्मल बस नहीं थी, कोई भूतिया बस थी। हवलदार सर बोलते हैं कि तू कौन से बस में बैठा था बेटा, तू तो बहुत कम उम्र का लग रहा है, तू देख के भी लग रहा है तू नशा पानी कुछ करता होगा, इतना सीधा साधा दिखाई दे रहा। ये बोलता है हाँ सर मैं कोई नशा पानी नहीं करता हूँ, वो बस हाँ वो 17 नंबर की बस थी, और वो बस में बैठा था, 12:17 का टाइम हट ही नहीं रहा था, मैं कुछ भी कर रहा था और अजीबोगरीब लोग थे मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे। हवलदार सर बोलते हैं कि बेटा तू मान या ना मान, मैं भी पुलिस वाला हूँ, मुझे भी ये बात नहीं माननी चाहिए, लेकिन आज से 11 साल पहले एक पुरानी सी बस इस रोड पे दौड़ती थी, चलती थी। अचानक से उस बस का एक ट्रक से एक्सीडेंट होता है, और एक्सीडेंट होने की वजह से वो बस पूरी तरह से पलट जाती है, उसमें आग हो जाता है, और आग होने की वजह से जितने सारे लोग उसमें थे, 12-13 लोग थे, सबके सब झुलस के ख़त्म हो जाते हैं। तब से आज तक हर अमावस्या की रात वो बस इस रोड पे दौड़ती हुई दिखाई देती है, और बाई चांस उस बस में कोई चढ़ गया तो वो जिंदा नहीं बचता है। तो ये बहुत ज़्यादा रोने लगता है। वो सर उसको पानी वानी पिलाते हैं, हवलदार सर, और बोलते हैं कि रुक तुझे मैं छुड़वा देता हूँ। एक गाड़ी वाले को वो करते हैं और बोलते हैं, ये बोलता है मेरा पैसा चोरी हो गया। तो इतने अच्छे थे हवलदार सर के, अपना पैसा दे के ऑटो करवा के उसको उसके गांव भिजवाते हैं। वो अपने गांव पहुंचता है, अपने पापा से मिलता है, दूसरी मम्मी से मिलता है और दादा दादी से। उनको जब ये बात बताता है तो सब रोने लगते हैं और शौक हो जाते हैं। उसके पापा की भी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, और वो बोलते हैं कि बेटा तू कुछ टाइम तक यहीं रहेगा। वो अपने गांव में कुछ टाइम तक रहता है, और उसके बाद वो अपने गांव में खेती बाड़ी जो थी उसकी खेत वेत वो सब में काम करने लगता है। उसकी शादी भी हो जाती है, और आज उसकी ज़िंदगी नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है। ये घटना काफ़ी साल पहले ही घटी थी, और उसके ही पड़ोस में रहने वाली एक लड़की आरती ने स्टोरी लिख के भेजी है, कैसे कैसे अनमोल भैया के साथ ये घटना घटी थी। सो गए क्या बेबी? सो गए क्या? तुम तो कहानी सुना रही थी तो मैं एकदम वो हो गया था यार। सोचते तो खो गए और सो गए, हाँ खो देखो, के सो गए। मेरे को ना सपना दिखने लगा था तुम्हारी स्टोरी का। तो हो सकता है कि आप लोग भी ऐसे सो जाते होगे स्टोरी सुनते सुनते, क्योंकि स्टोरी होती ही ऐसी है कि इंसान का दिमाग सोने वाला बना देती है। मेरे को भी नींद आती है जब तुम सुनाते हो तो ये लेकिन कैसा मैं ऐसे चमत्कार आंख होता रखती है हूँ। यार, ये देखो मेरी आंखें भी लाल हो गई। तो बस वही बात है कि आप लोग बताना कि आप लोग को स्टोरी कैसे लगी, कि आप भी सो तो नहीं गए थे और अभी तक इस वीडियो को देख लिया हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और हमारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे आपको, लिंक पे क्लिक करके जाके देख सकते हो, और स्टोरी भी हमको इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो। चलो कल वापस से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।